हेलो बच्चों, आपका ई सरल में बहुत बहुत स्वागत है। तो यार हम है ना केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। मैं प्रतीक गुप्ता, ई सरल का को फाउंडर एंड डायरेक्टर एंड ऑल्सो केमिस्ट्री का एचओडी, है ना। बहुत मजा आने वाला है। केमिस्ट्री एक्चुअली में इज मैजिक, मतलब इतना जादू है ना। हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। केमिस्ट्री वहां पे हमेशा चलती रहती है। हमारे बॉडी के अंदर केमिस्ट्री हमेशा चलती रहती है। बहुत सारे छोटे छोटे से आपको एग्जांपल्स, वंडर्स में बताने वाला हूं। पर यह बात पक्की है कि आप सबको जब हम ये कोर्स खत्म कर रहे होंगे तो केमिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। और जो केमिस्ट्री के बारे में बहुत अलग अलग धारणाएं हैं, रटने वाला सब्जेक्ट है, ये है, वो सब भी खत्म हो जाएंगे। यू विल फॉल इन लव विद केमिस्ट्री। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूं, पूरे दिल से आपको जितना भी मैंने सीखा है वो बताने वाला हूं। आईआईटी बॉम्बे से मैंने अपना अंडरग्रेड किया है, ठीक है, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेज में। पूरी केमिस्ट्री रिलेटेड ब्रांच थी, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि यार केमिस्ट्री इतनी अमेजिंग क्यों है, हमारे ये काम में कैसे आती है। ठीक है, अब आप देखना केमिस्ट्री में एकदम एक्सट्रीम चीजें होती है। मतलब कोई चीज तो एकदम, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी चीज बताओ, ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है। तो जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 5555 डिग्री सेल्सियस, 5555 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक हीलियम करके गैस होती है, आपको पता है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक एलिमेंट है, ठीक है, आपको पता है सब एलिमेंट जो होते हैं वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के मिलकर बने होते हैं। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कुछ इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं कि एक एलिमेंट के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट 5000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर और एक में -268.9 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे होता है? क्या कमाल है ये अरेंजमेंट का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, जिससे ये एक्चुअली में इतनी अजीब सी चीज हो रही है, वो हम केमिस्ट्री में सीखने वाले हैं। ठीक है, ये आजकल बहुत एक कॉमन साइट है। रॉकेट का प्रोपल्शन हो रहा है, अब हम फ्यूल का यूज कर रहे हैं। रॉकेट की बॉडी हम किससे बनाए कि वो इतना टेम्परेचर और फ्रिक्शन विथस्टैंड कर सके। इसमें क्या केमिस्ट्री लग रही है, ये हम सीखने वाले हैं। रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं, ये हम सीखने वाले हैं। बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें यहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई चल क्या रहा है, ये बूस्टर्स के अंदर हमने एक्चुअली में भरा क्या है जो फ्यूल की तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा छोटी छोटी चीजें, यहां पे एक रेलवे आप प्लेटफॉर्म देख रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। भैया कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है? ये ट्रेन सॉलिड मटेरियल की बनी हुई है। ये सॉलिड मटेरियल कौन सा है? अब ये आयरन वगैरह की बनी हुई है। हम आयरन को प्रोड्यूस कैसे करते हैं? सीधा धरती से निकाल लेते हैं कि कुछ करना पड़ता है? पीछे बिल्डिंग्स है, इतनी सारी यहाँ पे चीजें आपके सामने है। ये जिम है, जिम के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई वाटर कूलर है, पानी की बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही जो हमारे आसपास की दुनिया की चीजें हैं ना, उनमें क्या केमिस्ट्री लगने वाली है, हम कैसे बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, ये सब हम आगे जैसे जैसे लेक्चर्स होंगे वैसे वैसे देखेंगे। और देखेंगे भाई ये जो दीवार है सॉलिड की, ये माइक्रो स्केल पे, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे कुछ इस तरह की दिखती है। ये क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये हमने बात करी सॉलिड की, जो अंदर से ऐसा दिखता है। बात करें अगर लिक्विड की, पानी की, अगर हम उसको अंदर से देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। आप सोच के देखो, सिर्फ अरेंजमेंट में छोटे मोटे चेंज से पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, गैस है, इस जार के अंदर गैस भरी हुई है, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, तो इनको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की। इसके अलावा मैंने बोला था मेटल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये आयरन एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसको देखने वाले हैं। अमेजिंग विजुअलाइजेशन करने वाले हैं, बहुत सारे एनिमेशंस आपको यहां पे मिलेंगे, क्योंकि असली लर्निंग अमेजिंग विजुअलाइजेशन से ही होती है। आपको अगर विजुअलाइजेशन हो गया तो आपके लिए लर्निंग बहुत ईजी हो जाएगी। और हम एक्सप्लोर करेंगे कार्बन की दुनिया को, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनको बोला जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत फेमस है। अकेला कार्बन, ये कितने जीरो है? 6 जीरो और एक 3, मिनिमम 30 लाख कंपाउंड तो हम ऑलरेडी जानते हैं जो कार्बन बनाता है। आप सोच के देखो, शेयर स्केल सोच के देखो कि भाई 30 लाख कंपाउंड्स कार्बन बनाता है। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है? ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जो 3 मिलियन के ऊपर है। तो हम देखेंगे कार्बन की केमिस्ट्री को, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, कार्बन की खास बात, डायमंड दुनिया का हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस होता है, प्योर कार्बन का बना हुआ है। और दूसरी जगह होता है ग्रेफाइट, जिसकी हमारी पेंसिल की निब बनी होती है। वो कितनी स्मूथ होती है यार, ऐसे ऐसे दबाओ तो टूट जाती है, ऐसे करो तो स्क्रैच हो जाता है, एकदम डायमंड की अपोजिट होती है।
ये तो डायमंड का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। दोनों प्योरली कार्बन के बने हुए हैं, पर सिर्फ स्ट्रक्चर में माइनर डिफरेंस होने के कारण दोनों की प्रॉपर्टीज एकदम अपोजिट हो जाती हैं। तो इसको भी देखेंगे। बहुत सारी चीजें हम देखने वाले हैं। भाई रिएक्शन कैसे होते हैं, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल नाम की चीज है, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में देखेंगे, बट आपको अमेजिंग विजुअलाइजेशन इसमें भी होगा। रिएक्शंस के अंदर जाएंगे, रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये एक्चुअल एक रिएक्शन का एक डेमो आप मान लो कि एक्चुअली में रिएक्शन होता कैसे है, एग्जैक्टली चल क्या रहा है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कोलिजन कैसे हो रहे हैं, ये सारी चीजें हम केमिस्ट्री के अंदर देखने वाले हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो सबसे बेसिक सवाल जो पूछा गया, सालों से, मिलियंस ऑफ ईयर से पूछा जा रहा है, जो सब साइंटिस्ट की इमेजिनेशन को कैप्चर करके बैठा है, वो ये है कि यार सारी चीजें किसकी बनी हुई है। अब हिस्टोरिकली बहुत महान महान लोगों ने, भारत में तो यार पूरा सिविलाइजेशन इतना एडवांस था कि हम लोग बहुत टाइम से इसको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे साइंस डेवलप होती गई, वैसे वैसे हमको आंसर मिलते गए। सबसे पहले बोला गया कि यार दुनिया में जितनी भी चीजें होती है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी होती है। एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। क्या हो गई भाई 5? एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। पंच तत्व इनको बोला जाता है। ठीक है, हमारे वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि सारी दुनिया की चीजें इनसे मिलके बनी हुई है। चलो भाई, सब लोगों ने मान लिया। अब कुछ साइंटिस्ट हुए इंडिया में भी और बाहर भी, उन्होंने बोला कि यार ये सारी चीजें किसकी मिलके बनी हुई है। भाई ये तो पक्का है कि दुनिया में जितनी भी चीजें वो इनकी मिलके बनी है, पर यार एयर में किसका योगदान है, एयर किससे बनी होती है, वाटर किससे बना होता है, पानी मतलब यार पानी के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हुआ क्या, एक साइंटिस्ट हुए कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ को चावल खाने का बहुत शौक था। एक दिन ये चावल खा रहे थे, चावल का एक कतरा बच गया, उसको घूर रहे। उनके दिमाग में एक चीज ये आई कि यार अगर मैं चावल के टुकड़े को आधा कर दूंगा तो क्या होगा, आधा हो जाएगा, और आधा कर दूंगा तो क्या होगा, हो जाएगा। अब इसके बाद वो इतने बड़े साइज के कन्नड़ इतने छोटे से चावल के टुकड़े को तो आधा नहीं कर पाएंगे, इसको अगर और आधा करना है तो उनको भी छोटा होना पड़ेगा। मान लो हमने उनको छोटा कर दिया, फिर चावल के टुकड़े को तोड़ा और आधा हो गया, और छोटे हो गए, फिर तोड़ा और आधा हो गया, और छोटे हो गए, फिर तोड़ा, फिर और आधा हो गया। अब उन्होंने दिमाग लगाया कि यार मैं ये करता ही जाऊंगा तो कुछ एंड में तो ऐसी चीज आएगी ना जिसको मैं फर्दर ब्रेक ही नहीं कर पाऊंगा। सोच रहे हो, लगाओ दिमाग। तोड़ता जा रहा हूं, एक पॉइंट पे तो आऊंगा जहां पे फर्दर नहीं तोड़ सकता। उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट है जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, उसका नाम दिया गया परमाणु। क्या नाम दिया गया? परमाणु। अक्रॉस अराउंड इसी टाइम पर ग्रीस में साइंटिस्ट हुए डेमोक्रिटस। उन्होंने भी सिमिलर थॉट एक्सपेरिमेंट किए। एक्चुअल में तो एक्सपेरिमेंट ये कर ही नहीं सकते, थॉट एक्सपेरिमेंट था कि भाई कोई ना कोई तो लास्ट स्टेट आएगी जिसके बाद मैं फर्दर ब्रेक नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने उसका नाम दिया एटम। ठीक है, तो कन्नड़ा ने इंडिया में परमाणु नाम दिया और डेमोक्रिटस ने नाम दिया एटम। क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। एटम क्या होता है? एटम होता है इनडिविजिबल पार्टिकल। ग्रीक में एटम का मैं आपको बता देता हूं कि एटम ही नाम उन्होंने क्यों दिया। एटम का सिग्निफिकेंस होता है, एटम मतलब ए, और टम कहां से आया? टोमोस से। एटोमोस मतलब नॉट डिविजिबल। तो इन दोनों लोगों ने बोला, ऋषि कन्नड़ ने और साइंटिस्ट डेमोक्रिटस ने, कि भाई मैटर का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, हमने वो क्वेश्चन पूछा था याद है कि सारी चीजें किसकी बनी हुई है, तो इन्होंने बोला कि मैटर का जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट है, सबसे छोटा पॉसिबल जो पार्ट है, वो होता है एटम। आप इसके बाद मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। क्या बोला इन्होंने? कि आप मैटर को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये थ्योरी चली, सालों तक चली। फिर जॉन डाल्टन आए। ठीक है, जॉन डाल्टन ने बोला, ये सारी चीजें से आपको पता है, मैं तो रिवाइंड ही कर रहा हूं, रिवाइज ही करवा रहा हूं। ठीक है, जॉन डाल्टन ने इस थ्योरी को थोड़ा और आगे लेके गए, वो कि भाई अब एटम के बारे में भी तो अपन थोड़ा सा जान लें। तो उन्होंने क्या बोला भाई, जॉन डाल्टन साहब ने, ये रहे अपने जॉन डाल्टन साहब, 1700 करीब में इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। वैसे तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे बट साइंटिस्ट भी थे, तो इन्होंने अपनी थ्योरी दी, इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए। 4 चीजें इन्होंने बोली डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में। 4 चीजें हैं। क्या है भाई? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। चावल के टुकड़े को मैं तोड़ता जाऊंगा, तो वो वाला पार्ट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता,
उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एटम। एटोमोस, नॉट डिविजिबल। एटम ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ना तो क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। भाई कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, C+O2 हो रहा है, तो इनका रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हमने देखी है, तो हर केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। पहले मान लो AB कंपाउंड था, वो CD के साथ मिल रहा है, AC+BD बन गया, तो रीअरेंजमेंट हो गया। A पहले B के साथ रहता था, अब A C के साथ रहने लगा है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या बोलते हैं हम इसको हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया एटम ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये सेकंड पोस्टुलेट था डाल्टन का। थर्ड पोस्टुलेट क्या था? जितने भी एटम्स हैं वो सब हार्ड एंड डेंस होते हैं। उन्होंने एटम को इमेजिन किया, एक वो स्नूकर की बॉल आती है ना, एकदम हार्ड होती है और डेंस होती है। देखिए आपने बिलियर्ड की बॉल जो होती है गोल गोल, या आयरन की बॉल मान लो स्फेरिकल, एकदम हार्ड और डेंस। इसको तो मतलब आप इतना तोड़ ही नहीं सकते हो फर्दर। ऐसा जितने भी एटम होते हैं एलिमेंट के, वो सारे एकदम आइडेंटिकल होते हैं। मतलब मैं ऑक्सीजन का एटम मेरी बॉडी में से निकाल के ले आऊं, ऑक्सीजन का एटम मैं एटमॉस्फेयर में से निकाल के ले आऊं, ऑक्सीजन का एटम मैं पानी में से निकाल के ले आऊं, तीनों एकदम एग्जैक्टली सेम होंगे। ये मैटर ही नहीं करता है कि आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन को कहां से लेके आ रहे हो। अगर वो ऑक्सीजन का एटम है तो वो एकदम एक जैसा रहेगा। क्या बोला मैंने? अगर वो ऑक्सीजन का एटम है तो वो एकदम एक जैसा रहेगा। और ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम, ये दोनों अलग अलग होंगे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एटम आइडेंटिकल नहीं होगा। तो जो फोर्थ पोस्टुलेट था उसमें यही बोला कि जो सेम एलिमेंट है उसके सारे एटम आइडेंटिकल होते हैं, और जो अलग एलिमेंट है, दो अलग एलिमेंट के एटम अलग अलग होते हैं। बहुत एलिमेंट्री थ्योरी थी। अब हम आगे ये देखेंगे कि डाल्टन की थ्योरी पे बहुत सारे लोगों ने बिलीव किया। करीब 150 साल तक इनकी थ्योरी को इतना माना गया कि भाई बहुत सही है, ये है वो है। फिर जैसे जैसे साइंस ने प्रोग्रेस किया, कुछ एक एक्सपेरिमेंट हुए जिनको हम ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। पहले वो जादू हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट है। पूरी कहानी अगले लेक्चर में, बहुत मजा आने वाला है और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहां से एक्चुअली में साइंस होनी डेवलप, जिसको हम आज साइंस जानते हैं, इसका डेवलपमेंट एक ट्यूब एक्सपेरिमेंट से चालू हुआ। आप सोच के देखो, मतलब बहुत फील आने वाली है ना। वो देखेंगे जिसने डाल्टन की थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया, तो वो हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। उसके पहले एक चीज है जो मैं बहुत इंपॉर्टेंटली आपको बताना चाहता हूं। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक बार केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो देख लें। तो केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार बोलूंगा मैं, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ साइंस। और साइंस की इमेज क्या होती है कि यार कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटेशन करना है। आपको बहुत सारी दुनिया ये बोलेगी केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, अग्रीड, पर वो रटने वाला पार्ट सिर्फ 5% या 10% है। 90% तो समझने वाला पार्ट है। अगर आप समझ के याद करोगे, याद तो हमें सब में करना पड़ता है यार, फिजिक्स में याद करना पड़ता है फॉर्मूला, मैथ्स में याद करते हैं हम फॉर्मूलाज को, है ना, पर केमिस्ट्री साइंस का पार्ट है। तो क्या है डेफिनेशन, पूरी बढ़ के बताता हूं। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न्ड विद द सब्सटेंसेस ऑफ मैटर ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ सच रिएक्शंस टू फॉर्म नए सब्सटेंसेस। मैटर किसका बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, और हम मैटर को यूज करके हमारे लिए जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, क्या हम उनको बना सकते हैं, इसका नाम है केमिस्ट्री। एक और थोड़ा सा डेफिनेशन में आगे का भी पार्ट है, the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of physical and natural world। केमिस्ट्री हम क्या करते हैं, हमारे आसपास की जो चीजें हैं उनका स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, उनके रिएक्शंस देखते हैं। कैसे देखते हैं? ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। तो अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू समझ रहे हैं तो मतलब ये याद करने की नहीं, समझने की चीज है। तो आपकी आगे की जर्नी जिसमें हम केमिस्ट्री को बहुत प्यार से पढ़ने वाले हैं, उसके लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट विश करता हूं। और ऐसे ही खूब मजे से, खूब मस्ती से और खूब मेहनत के साथ, मेहनत तो करनी पड़ती है, हार्डवर्क तो करना पड़ता है, पढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, फोड़ते रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं।